एक ऐसा देश जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, जहाँ क्राइम रेट और करप्शन इतना ज्यादा था कि कोई वहां जाने से पहले भी 10 बार सोचता। एक ऐसा देश जिसके हक में कोई आवाज नहीं उठाता था, और एक ऐसा देश जिसे एक बार बेच दिया गया था। और फिर उसी देश ने एक चमत्कारी ढंग से अपनी वापसी की, क्राइम रेट को खत्म कर दिया। टूरिस्ट खुद को वहां जाने से इतना सेफ और बेहतरीन महसूस करते कि वहां से कोई वापस आना नहीं चाहता। टॉप 5 रिचेस्ट कंट्री में जिसका नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि है सिंगापुर। आज हम जानेंगे सिंगापुर की पूरी कहानी, तो बस जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात शुरू होती है 1819 से। 1819 में ब्रिटिश के एक ऑफिसर थॉमस रैफल्स ने सिंगापुर को खरीद लिया था जोहर के सुल्तान से। एक्चुअली में पहले सिंगापुर पर कई राजाओं ने राज किया, जैसे पहले इंडोनेशिया के राजा ने, फिर पोर्तुगीज ने वहां राज किया, इसके बाद डच ने वहां पर कब्जा किया, और ऐसे ही ब्रिटिश सरकार ने सिंगापुर को खरीद लिया। अब ब्रिटिश का सीधा सा फंडा था कि उसे बस वहां से पैसे बनाने थे, और उसके लिए उन्हें बाहर से व्यापार भी शुरू करवाना था। तो उन्होंने यहाँ पर फ्री पोर्ट बना दिया, यानी यहाँ से जितने भी जहाज गुजरेंगे उन्हें किसी तरह की फीस नहीं देनी पड़ेगी। वो यहाँ रुक सकते हैं और इसी रास्ते से गुजर सकते हैं। अब इसके करते ही वहां पर फ्री ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। 1869 नवंबर में इन्होंने सुइस कैनल को ओपन किया, जिसका मतलब था कि अब जहाज को लंबा रास्ता लेने की जरूरत नहीं है, यानी पूरा अफ्रीका घूमकर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुइस कैनल को ओपन करने से यूरोप और एशिया के बीच का रास्ता आसान हो गया। इसके बाद सिंगापुर की उस जगह पर और भी जहाज आने लगे, और फिर उस जगह को रिफ्यूलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। अब होना तो ऐसा चाहिए था कि उस जगह पर डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती, पर ऐसा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश उस जगह को अपना ड्रग का एक प्लेस बना रहे थे। यानी ब्रिटिश बंगाल में ओपियम उगाते थे, और उसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है वो होती थी सिंगापुर में। अब जब सिंगापुर में ये सब होने लगा तो जाहिर है सिंगापुर में ये सस्ता था। अब जो लोग इसकी फैक्ट्री में काम करते थे उन्हें ये सब आसानी से मिल जाता था, और ये लोग वो थे जो काम की तलाश में अपने देश को छोड़कर आए थे, या जो अपने परिवार से अलग रहकर गुजारा कर रहे थे। अब जब इन्हें यहाँ पर एंटरटेनमेंट का कोई भी साधन नहीं मिला तो इन लोगों ने ओपियम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसे लेने वाले हजारों लोगों की संख्या रोज बढ़ने लगी, और वहां पर लोग ड्रग के आदी बनते चले गए। अब जब इतना नशा होता था तो जाहिर है काम किसी से होता नहीं था, और इसी के चलते वहां क्राइम बढ़ने लगे। लोग पैसे के लिए चोरी करने लगे और मारपीट करने लगे। अब जब ये सब चल रहा था तो दौर था 1940 के आसपास का, और इसी टाइम वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही थी। 15 फरवरी 1942 को जापान ने सिंगापुर और मलेशिया पर हमले किए, जिसमें यहाँ रहने वाले लोगों ने जापानीज के सामने सरेंडर कर दिया। यह होने के बाद करीब 3-4 साल तक जापानीज का पूरा राज सिंगापुर पर था, और यही वो टाइम था जब सिंगापुर और भी ज्यादा बर्बाद होने वाला था। इसी दौरान वहां हद से ज्यादा मर्डर्स किए गए, हॉस्पिटल तक में लोग सेफ नहीं थे। सोल्जर्स जो जापान के खिलाफ थे उन्हें कैदी बनाकर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया। वहां के लोगों से मजदूरों की तरह काम करवाया गया। औरतों को सिर्फ एक मनोरंजन समझकर देखा जाने लगा, और ये वक्त वहां के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त था। फिर ये हुआ कि जापानीज वॉर हारने लगे, और 1945 में सिंगापुर को छोड़कर वहां से निकलने लगे। लेकिन उनका निकलना सिंगापुर के लिए जहां एक तरफ चैन की सांस थी, वहीं दूसरी तरफ अब वहां ओपियम लेने वालों की संख्या 3 गुना तक बढ़ चुकी थी। हर जगह सट्टेबाजी शुरू हो गई थी, वहां की बिल्डिंग्स पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, भूखमरी की हालत होने लगी, बेरोजगारी हद से ज्यादा अपनी पीक पर पहुंच गई, और हर दूसरे इंसान को कोई ना कोई बीमारी थी। सिंगापुर एकदम पूरा स्लम कॉलोनी में तब्दील हो गया था। वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश फिर से उस पर राज करना शुरू करते हैं। वहां गैस पानी प्रोवाइड करवाया जाता है, लोगों के लिए कैंटीन रेस्टोरेंट ओपन किए जाते हैं, जिससे लोग कम से कम दाम में अपने लिए खाना खरीद सकें। सिंगापुर के लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिश को सपोर्ट भी करते हैं। मतलब जैसे इंडिया में उन्हें बहुत बुरा भला बोला जाता है, वहीं सिंगापुर में कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आती है, क्योंकि जापानीज को वहां से निकालने में ब्रिटिश ने ही उनकी हेल्प की थी, और जापानीज उनके लिए आतंक से कम नहीं थे। और फिर होता यह है कि सिंगापुर में धीरे धीरे ब्रिटिश रूल भी खत्म होने लगे, और वहां 1948 में सबसे पहली इलेक्शन करवाई जाती है। सिंगापुर का संविधान इस बार पहली बार बनाया जा रहा था, और फिर इसे रिवाइज भी किया गया कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। और इसमें करीब 2 साल देने के बाद एक तरह से 1959 में पूरी तरह से इलेक्शन को करवाया जाता है। इस इलेक्शन को जीतने वाले का नाम था ली कुआन यू। अब जब ली कुआन यू ये इलेक्शन जीते तो उन पर यह जिम्मेदारी थी कि इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अब जाहिर है वहां कुछ भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी, तो ली ने सोचा कि सिंगापुर अकेले सरवाइव नहीं कर सकता, तो इसे मलेशिया से मर्ज कर देते हैं। और फिर 1963 को सिंगापुर को मलेशिया से
जोड़ दिया जाता है। लेकिन मलेशिया सरकार इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि 1964 में मलेशिया में जो इलेक्शन होने वाले थे, उस इलेक्शन में ली की पार्टी भी हिस्सा लेना चाहती थी, जिसकी वजह से मलेशिया की सरकार ये नहीं चाहती थी। और फिर मलेशिया के लोग भी बाहर के आए लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और फिर मलेशिया में मलिया लोगों को ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था, यानी बाहर के लोगों को वो राइट्स नहीं दिए जाते थे जो उसी कंट्री के रहने वाले लोगों को दिए जा रहे थे। इससे सिंगापुर की जनता भी नाखुश थी। और फिर वहाँ कुछ दंगे भी हुए, जिसकी वजह से 1965 को सिंगापुर को फिर से मलेशिया से अलग कर दिया गया। अब ब्रिटिश के जो रूल सिंगापुर पर लागू हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं अभी भी कुछ बाकी थे। पर ब्रिटिश सरकार ने बोला कि अब वो अपना हर तरह का रूल सिंगापुर से हटा रहे हैं और वो वहाँ से जा रहे हैं। पर सिंगापुर सरकार ने उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए बोला। यानी जहाँ सबको ब्रिटिश सरकार से नाराज़गी थी, वहीं सिंगापुर चाहता था कि अभी ब्रिटिश सरकार कुछ दिन और रुके। उसके रीज़न ये थे कि ब्रिटिश बहुत सारी जॉब वहाँ के लोगों को देती थी। इसके साथ ही ब्रिटिश उनके लिए जापान से लड़ा भी था और सिंगापुर के पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी। और इसके बाद ब्रिटिश मान गई और 1971 तक वो वहाँ रुकने के लिए रेडी हो गए। अब ली कुआन यू जो हमारी कहानी के हीरो हैं, यहाँ से उनके कारनामे शुरू होते हैं। एक ऐसा देश जिसके पास अपनी कोई चीज़ नहीं है, जहाँ रोजगार नहीं है, जो बिल्कुल बर्बादी के छोर पर है, उसे कैसे अकेले आगे बढ़ाया जाए, यहाँ से उसकी बदलाव की शुरुआत होती है। आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि आपके सपोर्ट से मुझे भी हिम्मत मिले और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर आता रहूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लियू ने अपने आसपास की कंट्री के साथ शांति समझौते किए और साथ ही एशियन नाम के एक ग्रुप की स्थापना की गई, जिसमें 5 देशों के फॉरेन मिनिस्टर को साथ में लाया गया और अलग अलग फील्ड पर बात की गई। साथ ही पीस और शांति का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद उसी साल में नेशनल सर्विस को लाया गया। इस सर्विस में यह था कि 16 की एज में देश की हर लड़के को नेशनल सर्विस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। 18 के बाद उसे कभी भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ सकती है, यानी हर लड़के को आर्मी, डिफेंस फोर्सेस या नेशनल सर्विस में ज्वाइन करना ही पड़ेगा कुछ सालों के लिए। इसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में अपनी जनता को बोला कि हमारा देश किसी एक जगह पर फोकस नहीं करेगा, ना ही किसी एक धर्म में। यहाँ पर हर कंट्री के लोग रहा करेंगे। ये एक सेक्युलर देश होगा जहाँ किसी भी धर्म, समाज, देश के लोग रह सकते हैं। अब लोगों को ये एक्सेप्ट करवाना बहुत ज़रूरी था कि उन्हें हर एक इंसान को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और आपसी संबंध अच्छे रखने ज़रूरी है। अब इसके लिए उन्होंने ये किया कि सरकारी मकान में रहने वाले लोगों की एक रेशो फिक्स कर दी। यानी सरकार ने जो बिल्डिंग दी है, ये जो सरकारी लोगों को बिल्डिंग दी गई है, उस बिल्डिंग में 22% मलय, 84% चाइनीज़ और 10% इंडियन और बाकी अदर माइनॉरिटी रहा करेगी। और यही रेशो उनके देश में भी रहने वाले लोगों की भी थी। यानी इसके बाद उन्होंने लोगों को ऐसे लोगों का पड़ोसी बनाया जिनसे वो दूरी रखते थे। इससे उन्हें अपने साथ के लोगों को जानने और समझने का मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसे ग्रुप भी तैयार किया था जिसमें अलग अलग धर्म के लोग शामिल थे और वो यही देखते थे कि देश में सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हैं या नहीं। इसके अलावा 21 जुलाई को सिंगापुर के स्कूल के बच्चे एक ड्रेसअप करते हैं, जिसमें वो दूसरे रिलीजन की ड्रेस पहनते हैं। यानी जैसे कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम की ड्रेस पहन सकता है और मुस्लिम हिंदू ड्रेसअप, यानी ऐसे अलग अलग ड्रेसअप वहाँ पर मनाया जाता है। इसके बाद इन्होंने देश को क्लीन रखने के लिए एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था कीप सिंगापुर क्लीन, और इसे एक बहुत सीरियस मुद्दे की तरह अंजाम दिया गया। हर जगह पब्लिक टॉयलेट बनाए गए, सारा कचरा अब हर जगह से हटाया गया, बहुत सारे डस्टबिन लगाए गए। 1992 में च्युइंगम को बैन कर दिया, यानी वहाँ इस चीज़ को हद से ज़्यादा सीरियस लिया गया। और साथ ही बहुत बड़े बड़े कानून तैयार किए गए जिसमें यह था कि आप पर बहुत भारी फाइन्स लग सकते हैं अगर आपने किसी भी चीज़ का उल्लंघन किया। अब भाई वो पूरा देश स्लम से पूरी तरह भरा हुआ था, तो जाहिर है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी था। तो वहाँ सरकार ने अपनी खुद की बिल्डिंग तैयार की और स्लम में रहने वाले लोगों को वहाँ शिफ्ट किया गया। 26,000 से भी ज़्यादा परिवार को नया घर दिया गया, रहने की जगह दी गई। 2021 तक 80% लोग सरकार के थ्रू दिए गए घर में रहने लगे। अब देश में घर से बाहर रहने वालों की संख्या बिल्कुल ही ना के बराबर थी। इसके बाद जो लोग रोड के साइड में सब्जी वगैरह बेचते थे, उनके लिए एक अलग से पूरी मार्केट तैयार की गई और उन्हें वहाँ जगह दी गई, जिससे देश को एक अच्छी लुक दी गई। इसके बाद वहाँ के हॉस्पिटल पर ध्यान दिया गया। सिंगापुर में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही हॉस्पिटल बहुत सस्ते हैं, यानी वहाँ इलाज उतना महंगा नहीं है और यही वहाँ की सोच है। और वहाँ एक बड़ी चीज़ ये की गई कि वहाँ गाड़ियों को बहुत महंगा कर दिया, जिससे बहुत ही कम यानी 1-2 लोग ही उसे खरीद पाएंगे। और वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जिससे आम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सके। ये उनके लिए सबसे सेफ़ है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा क्लीन भी।
अब भाई अगर बात करें कि सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आता है जो वो इतना ज़्यादा सर्व करती है लोगों को, तो दोस्तों सरकार कई सारी कंपनी को चलाती है जो अलग अलग फील्ड में काम करती है, जैसे मीडिया लाइन में, पावर में और ट्रांसपोर्ट में। टेमस एक नाम की कंपनी है जो कई जगह पैसे इन्वेस्ट करती है। जैसे इंडिया में कई सरकारी कंपनी है पर वो मैनेज ठीक से नहीं होती तो उन्हें प्राइवेट कर दिया जाता है और कई बड़े बिजनेसमैन को बेच दिया जाता है। पर अगर यही सरकार अच्छे से मैनेज करे तो सारा पैसा सरकार के पास रहेगा और उसे लोगों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, देश को डेवलप करने में यूज़ किया जा सकता है। और फिर दोस्तों वहाँ की सरकार टैक्स से अर्न करती है, जैसे गाड़ियों पर टैक्स ज़्यादा मिलता है, और वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, जहाँ से सरकार अर्न करती है। अब अगर बात की जाए कि वहाँ के लोगों के पास जब कोई साधन नहीं था तो वो अर्निंग कैसे करते हैं, तो सरकार ने वहाँ पर दो चीज़ों पर काम किया। सबसे पहले तो वहाँ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए, जैसे वहाँ बहुत ही ज़्यादा शानदार एयरपोर्ट बनाया गया जो बहुत ही खूबसूरत है, वर्कर्स के लिए घर बनाए गए और इसी से वहाँ के लोगों को और ज़्यादा काम मिलना शुरू हुआ। और फिर हुआ यह कि अगर किसी देश को वहाँ बिजनेस करना है तो उनके लिए खुले दिल से वेलकम किया जाता है। जहाँ बाहर के देश में काम करने के लिए बहुत ही भारी पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है, वहीं यहाँ पर पेपर वर्क बिल्कुल ना के बराबर है। साथ ही टैक्स में छूट दी गई, जिसकी वजह से बाहर की कंपनी यहाँ बिजनेस करने के लिए खुशी खुशी आने लगी। और फिर जब यहाँ पर इतना सुधार होने लगा तो करप्शन बिल्कुल ना के बराबर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया कि सरकारी एम्प्लॉइज़ की सैलरी बहुत बढ़ा दी। साथ ही पॉलिटिशियन को भी बहुत ही ज़्यादा तनख्वाह दी जाने लगी। अभी जो हाल ही में पीएम है सिंगापुर के, वो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड लीडर हैं। इनकी सैलरी है करीब $16,10,000। ये उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि अगर सैलरी ज़्यादा होगी तो जाहिर है कोई घूस लेने से पहले 10 बार सोचेगा और अपने काम में ईमानदारी दिखाएगा। और फिर अगर कोई करप्शन करता पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल की जेल है, साथ ही $1,00,000 का फाइन भी है। इसके साथ ही वहाँ एक एक्ट निकाला गया जो इनकी करप्ट रिपोर्टिंग एजेंसी है उसे और ज़्यादा पावर दी गई, यानी वो जब चाहे करप्शन की न्यूज़ मिलते ही कहीं भी एंटर कर सकती हैं। अगर ये पीएम ऑफिस में आकर भी वहाँ पूछताछ करते हैं तो भी इन्हें कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर इनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वहाँ के रूल्स और ज़्यादा सख्त बनते हैं। और फिर वहाँ की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं वहाँ का नेचर, जहाँ हज़ारों की संख्या में नए पेड़ पौधे लगाए गए। वहाँ की रिवर को भी एकदम क्लीन कर दिया गया और यही चीज़ उस देश को एकदम खूबसूरत बनाती है। इसके साथ ही वहाँ के लोगों पर स्किल डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा काम किया गया। जहाँ पहले सिर्फ टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल को सिंगापुर सपोर्ट कर रहा था, वहीं अब एम्प्लॉइज़ को SDL का हिस्सा बनाया गया, जिसमें उन्हें अपने स्किल्स को डेवलप करने पर और ज़्यादा जोर दिया गया। स्किल डेवलपमेंट की वजह से 1990 तक आते आते अब सिंगापुर बायोटेक इंजीनियरिंग में आगे था, एयरोस्पेस में, फार्मा में, सेमीकंडक्टर में और इंटीग्रेटेड सर्किट में भी। यानी अपने देश के लोगों को इतनी अच्छी एजुकेशन दी कि वो लोग और ज़्यादा डेवलप होने लगे। इतनी सही तरह से ली कुआन यू ने पूरे देश को अपने साथ आगे बढ़ाया। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि उन्होंने अपने आप पर इसका बहुत ज़्यादा श्रेय कभी नहीं लिया, बल्कि वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे और अपने काम को आगे बढ़ाते रहे। वो ना तो किसी मीडिया को दिखाने के लिए ये सब करते थे और ना ही अपने बड़े बड़े पोस्टर लगवाने के लिए, बल्कि वो चाहते थे कि वाकई देश आगे निकलना चाहिए। तो ये थी कहानी सिंगापुर के खुद को बिल्ड करने की। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो दोस्तों, ताकि आपके सपोर्ट से मैं हमेशा आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहूं और आपको भी मेरी हर एक अपडेट सबसे पहले मिले। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।